गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोता पेजी कॉलेज, सदरपुर। ये जो वीडियो है अपना वो है बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए और बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो 12th क्लास में मूव कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है जेनेटिक्स से रिलेटेड डीएनए का। और मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि स्टैटिक्स की जो यूनिट है वो अब कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सभी स्टैटिक्स की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो आप क्वेश्चन पूछें, पुटअप करें, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट वाली बात है। तो जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी ही आसानी होगी। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के विषय में। मैं आपको बता दूं कि हम अब बात कर रहे हैं, बुक वही है हमारी साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, डेवलपमेंट एंड स्टैटिक्स वाली ही, लेकिन यूनिट जो है वो हमने अब चेंज कर दी है और हम अब बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 की। ये जो यूनिट 3 है वो बेसिकली रिलेटेड रहेगी डीएनए, आरएनए और डीएनए के जेनेटिक मटेरियल को डिस्क्राइब करने में। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सारे इसी के अंदर आएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका कुछ पार्ट 3rd ईयर में भी लगता है, कुछ पार्ट 1st ईयर में भी लगता है। इसीलिए इक्वली ये तीनों सालों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये 2nd ईयर में कुछ ज़्यादा है। तो हम बिना टाइम वेस्ट गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं डीएनए। डीएनए बेसिकली 9th 10th से शुरू हो जाता है, लेकिन डिटेल जो है वो बीएससी में आकर मिलती है हमें। हालांकि थोड़ी डिटेल 12th क्लास में भी है। जहाँ तक हम बात करें वो हम सभी जानते हैं कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है, एक्सेप्ट सम वायरस और सम प्लांट वायरस। बेसिकली प्लांट वायरस में नहीं पाया जाता। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ये हमने देखा है। कुछ प्लांट्स वायरस बेसिकली डीएनए नहीं रखते हैं। डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। यहाँ पर जो डीऑक्सी वर्ड है उसका मतलब होता है एक ऑक्सीजन लेस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आरएनए से कंपेयर है बेसिकली, क्योंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए ही पाया जाता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका जो फॉर्मूला है वो है C5H10O5। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड का फॉर्मूला है। इट मीन्स ये आरएनए है, आरएनए। लेकिन चूंकि वहाँ पर हमने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड लगा दिया, इसलिए डीएनए का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो इसी से बन जाएगा C5H10O4। ये आपको याद रखना होगा। तो ये है C5H10O4। ये बेसिकली डीएनए और आरएनए का फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बेसिकली इनके अंदर जो एसिड है उसका फॉर्मूला है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का, या जो हम शुगर्स बोल रहे हैं जिसको, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम कुछ बात करते हैं थोड़ी सी इनिशियल इंट्रोडक्शन के विषय में। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको फ्रेडरिक मिशर ने पस्ट सेल में देखा। फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पस्ट सेल में आइडेंटिफाई किया। पस्ट सेल के अंदर डीएनए को देखा और इन्होंने इसको न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिन या केंद्रकीन या ऐसा कह सकते हैं, जो केंद्रक में पाया जाता है उसे इन्होंने ये नाम दिया। न्यूक्लिन वर्ड या केंद्रकीन वर्ड जो है वो न्यूक्लियस को डिनोट करता है, इसीलिए इन्होंने इनका नाम रख दिया न्यूक्लिन, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया गया था। उसके बाद में अगर हम देखें तो अल्टमान नामक जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसकी
एसिड नेचर के बारे में बताया कि डीएनए इज एसिडिक कंपोनेंट, और न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। एसिड डिस्कवर होने के बाद भी इनको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर एसिड का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, एसिड मीन्स, और न्यूक्लिक का मतलब न्यूक्लियस में पाया जाने वाला, न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो डीएनए के अंदर, सॉरी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो ही एसिड होते हैं, आरएनए और डीएनए, इसी बेस पर इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें तो सन 1931 के अंदर P.A. लेविन नामक एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने विभिन्न पादप और जंतुओं के अंदर इनके बारे में अध्ययन किया और स्पष्ट किया कि बेसिकली ये दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। तो लेविन को ये श्रेय दिया जाता है कि आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से होता है। हालांकि पादपों के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी जो खोज है वो काफ़ी पहले हो गई, 1869। चूँकि प्लांट्स के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसलिए चर्चा में नहीं आई, लेकिन 1930 आते आते जंतु कोशिकाओं से भी इसको पृथक कर लिया गया था और उसी दौरान इसके बारे में बताया गया कि ये सेल, सभी प्रकार की सेल्स में ये उपस्थित है। 1912 में फ्यूजन नामक डाई से इनको स्टैंड किया गया। स्पष्ट प्रदर्शित किया कि इन कोशिकाओं में कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जो इनके कैरेक्टर्स का निर्धारण करती है। बेसिकली उस वक्त ये भी डिसाइड किया गया कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है और आरएनए जो है वो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। इसलिए साइटोप्लाज्मिक आरएनए और न्यूक्लिक आरएनए दो प्रकार की कैटेगरियाँ भी यहाँ बन गई। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान में नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली फ्रेडरिक मिशर और अल्टमान से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर ही पूछा गया है हु डिस्कवर्ड डीएनए, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद सीधा बात कर लेते हैं हम डीएनए की। आई थिंक आपको इसमें जानकारी में कोई दुविधा नहीं होगी। मैंने आपको इम्पोर्टेंट जानकारी ही दी है, सारी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशेंट है यूजी लेवल पर। अगर आपको कंपटीशन लेवल पर जाना है तो आपको फिर और पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप बुक देख सकते हैं जो कि अलका पब्लिकेशन ही से रिलेटेड है। अलका पब्लिकेशन की बुक में पूरी डिटेल के साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जहाँ तक हम बात करें पादप वायरसों के अंतर्गत, पादप वायरस मैंने पहले बता दिया कि प्लांट वायरस में नहीं पाया था, तो अगर हम पादप वायरस को छोड़ दें तो ये छोड़कर सभी में पाया जाता है, सभी में, ये आपको याद रखना होगा। प्लांट वायरस को छोड़ के तो ये सभी में है। इसकी फुल फॉर्म अभी हमने बात कर ली। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। उसका कारण बता दिया है कि किस वजह से ये है। बेसिकली प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो डीएनए के जो अणु हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि सेल दो प्रकार की है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो डीएनए जो है वो सेपरेट होते हैं, किसी भी प्रकार के प्रोटीन से बाउंड नहीं होते, इसीलिए इनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है। साइज़ के मामले में ये थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि सारा काम इन्हीं को करना है। यूकैरियोट में भी डीएनए होते हैं लेकिन इनकी साइज़ कंपैरेटिवली छोटी होती है, प्लस में ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन इनके साथ ऐड होता है, इसीलिए इनकी साइज़ कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम या छोटी होती है। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस करने का एक तरीका भी है। तो अगर हमें अंतर पूछे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, तो हमारे सामने है कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। इनके अंदर
रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, ये अपना निर्माण कर सकते हैं। बेसिकली केंद्रक के अंदर डीएनए होते हैं, ये हमने स्पष्ट कर दिया, इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। लेकिन दो ऐसे ऑर्गन और भी हैं जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है, वो आपको पता होने चाहिए। उन दो ऑर्गन में एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है, और दूसरी है क्लोरोप्लास्ट। ये दो ऐसे ऑर्गन हैं जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए अपने आप में डुप्लीकेशन नेचर रखता है, इसीलिए इन ऑर्गन्स को या इन अंगों को हम ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। ये ऑटोनोमस ऑर्गन कहलाते हैं, स्वायत्त या स्वशायित, चूँकि बेसिकली इन पर न्यूक्लियस का भी कंट्रोल होता है, इसलिए इनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहेंगे। ये वर्ड इनके लिए ज़्यादा सही है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू हाफ और सेमी कंट्रोल। डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है, सेल के अधिकांश भाग को ये घेरता है और इसका आणविक भार, मोलिकुलर वेट भी कई लाख तक डाल्टन के अंदर है। और कुहन नामक साइंटिस्ट ने लगभग इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 6 इंटू मोलिकुलर वेट 6 इंटू 10 की पावर 6 लाख डाल्टन बताया है। मतलब इसीलिए इसको मैक्रोमोलिक्यूल कहा गया है। कई बार पूछ लेते हैं कि डीएनए किस वजह से मैक्रोमोलिक्यूल है या उसका आणविक भार क्या है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। वैसे रेंज जो है वो 10 की पावर 6 टू 10 की पावर 7 तक है। जहाँ तक डीएनए की स्ट्रक्चर की हम बात करें, डीएनए की संरचना की बात करें, तो ये धागेनुमा और अशाखित संरचना है। धागेनुमा अशाखित बेसिकली ये यूकेरियोट में है। चूँकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो यूकेरियोट ही है, तो हम देखेंगे कि डीएनए जो है वो थ्रेड लाइक यानी धागेनुमा और शाखित है, अशाखित है। किसमें? इन यूकेरियोट। लेकिन अभी भी हमने बात की कि एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। यहाँ पर ये सर्कुलर है, सर्कुलर, प्लस में ये प्रोकैरियोट के अंदर भी सर्कुलर है। प्रोकैरियोट में बेसिकली सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, लेकिन रेप्लिकेशन समय थोड़े से खुल जाते हैं, तो वहाँ पर दोनों प्रकार की कंडीशन हम लोग को देखने को मिल सकती है। डीएनए की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, ये अपने परिमाप के आधार पर भी थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। अलग अलग जातियों में ये अलग अलग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो 5 माइक्रोमील इनकी साइज़ है, क्योंकि सेल पे डिपेंड होता है कि ये किस साइज़ के हैं, कितने बड़े हैं। वह जहाँ तक हम वायरस की बात करें तो ये माइक्रोन्स में ही होते हैं, माइक्रोन्स में मिलेंगे, 1-2 माइक्रोन की, मतलब और भी छोटे मिलेंगे। और बैक्टीरिया के अंदर हम बात करें तो 1.4 मिली माइक्रोमिली के आसपास इनकी साइज़ होती है। मतलब ये वेरी करते हैं, अलग अलग जातियों में अलग अलग साइज़ के रूप में जो आपको दे रखी है। हालांकि इतना ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बेसिक रेंज याद कर लीजिए कि 100 से 500 माइक्रोमीटर, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स में और अलग अलग एनिमल्स में इनकी जो साइज़ है उसमें कुछ डिफरेंस आता है। अब हम बात करते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हम इसको कई भागों में पढ़ रहे हैं। सुविधा की दृष्टि से थोड़ा सा इजी लेते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो सबसे पहले हम बात करें केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जो वेल मैनर्ड कंडीशन में, या ये कहें कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो जानकारी प्राप्त हुई, उसमें वाटसन एंड क्रिक का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। वाटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट का रोल जो है वो
काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिन्होंने 1953 में एक मॉडल द्वारा डीएनए की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, उसके बारे में बताया था। केमिकल स्ट्रक्चर और बाकी डिटेल भी इसी मॉडल से हमें देखने को मिलती है। हालांकि हम मॉडल को थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसकी सहायता ज़रूर लेंगे। तो वाटसन क्रिक मॉडल कहता है कि इसके अंदर बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला है शुगर, नंबर 2 बेस, नंबर 3 फॉस्फेट। ये 3 इम्पोर्टेंट की फीचर जो है वो हमें याद रखने चाहिए। जो शुगर है जिसको हमने पेंटोज शुगर कहा है, वो डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज, ये जो नाम है वो इस शुगर के बेस पे पड़ा है, इस शुगर के बेस पे पड़ा है, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला आ रहा है वो यहाँ ये आता है। ये हमें ध्यान देना होगा, C5H10O4। इस बेस पे हम शुगर के नाम को डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जहाँ तक फॉस्फेट की बात करें तो ये फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में है। यहाँ पर हमें मिलेगा फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, ये हमें यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल मिलेगा, जो कि हम H3PO4 के रूप में देखते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो है H3PO4। ये हमें यहाँ पर शुगर फॉर्मूला है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो फॉस्फेट जो है इसके सेंटर में है, आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसके बाद में OH जुड़ा हुआ है यहाँ, OH जुड़ा हुआ है यहाँ, और OH जुड़ा हुआ है यहाँ। तो ये 3 OH ग्रुप हैं और साथ में एक ऑक्सीजन समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं बेस की, जिनको हम नाइट्रोजनी बेस कहते हैं। नाइट्रोजनी बेस और मुख्य रूप से बेस एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है प्यूरीन और दूसरा है पिरिमिडीन। डिटेल से अभी हम इनकी सबकी बात करेंगे, लेकिन आप मूल फंडामेंटल समझ जाइए कि प्यूरीन और पिरिमिडीन 2 कैटेगरी है। प्यूरीन और पिरिमिडीन में जो बेस हैं वो हैं एडिनिन और गुआनिन। हमें सिंबल याद रखना पड़ेगा, इसका सिंबल A, इसका सिंबल G, एडिनिन और गुआनिन। जहाँ तक पिरिमिडीन की बात करें तो उसके अंदर है थाइमीन, T से डिनोट करेंगे, और साइटोसिन C से डिनोट करेंगे। साइटोसिन C से रिलेटेड टॉपिक है ये। डीएनए में और आरएनए में एक जगह पर एक अंतर आता है, उस अंतर को भी हम बात करेंगे। डीएनए के अंदर जो है वो पिरिमिडीन में जो शर्करा है वो है, बेस जो है वो है थाइमीन, जबकि यदि यही आरएनए होता तो थाइमीन की जगह यहाँ पर यूरेसिल होता। आप ये अलग से याद कर लीजिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिए कि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है, जिसे U से डिनोट करते हैं। तो जहाँ जहाँ T आता है आरएनए में, वहाँ वहाँ U आ जाता है। ये हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी सहायता करता है, इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम देखनी चाहिए, इसको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि जो हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर ये हमें बड़ी हेल्प करने वाला है। यहाँ पर हमने जो केमिकल स्ट्रक्चर की बात की है, अब हम एक एक टॉपिक को लेंगे, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, थोड़ा सा देखा दूँ कि सबसे पहले शुगर, जो कि एक पेंटोज शर्करा है। आप देख पा रहे हैं इसका फॉर्मूला C5H10O4। यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज कहा गया है।
उसके बाद में फॉस्फेट बेसिकली फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में है। इसका फॉर्मूला है H3PO4। अगर हम इसको ओपन करें तो इसमें 3 OH ग्रुप हैं और एक O है, और एक है बेस जो मुख्य भाग है, इसका मेन पार्ट बोल सकते हैं हम इसको, प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजनी बेस। प्यूरिन के अंदर 2 कैटेगरी, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन के अंदर थायमिन और साइटोसिन। साथ ही यहाँ पर अपन एक बात और क्लियर कर देते हैं, डीएनए की नेचर एसिडिक है वो हमें पता लग गई, लेकिन कई बार एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए जो है वो पॉजिटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल है और नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफाइन करती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पर ओ बॉन्ड है वो ओपन होकर यहाँ पर नेगेटिव के रूप में दिखता है, इसीलिए डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज्ड आयन है। और ड्यू टू दिस नेचर जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है तो डीएनए हमेशा एनोड की ओर रन करता है, एनोड की ओर पहुंचता है, उसका कारण इसकी नेगेटिविटी है। तो हम इस वीडियो को एक बार यहीं रोकेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो पढ़ ली है इसके बारे में डिटेल। फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी कि हम अगले वीडियो में शुगर को अलग पढ़ेंगे, नाइट्रोजनी बेस को अलग पढ़ेंगे, फॉस्फेट को अलग, तो आपको ये सब समझ आ जाएगा। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, इसीलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तभी आपको अगला टॉपिक समझ में आएगा। तो आप इसको ये मान सकते हैं कि हमारे डीएनए का ये पार्ट 1 स्टार्ट हो गया है। काफ़ी लंबा टॉपिक है और लंबे समय तक चलेगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।